नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। पिछली क्लास में मैंने अनुच्छेद 21-22 के लिए चर्चा करी थी और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 21 जो था वो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित था और अनुच्छेद 21A शिक्षा से संबंधित था और अनुच्छेद 22 जो था वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध के लिए संरक्षण प्रदान करता है। जैसे कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी अपराधी को या किसी भी नागरिक को या किसी भी गैर नागरिक को सामान्य स्थिति में जब गिरफ्तार करती है तो उसके दो अधिकार बनते हैं। एक अधिकार ये होता है कि उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा। दूसरा, उस व्यक्ति को उसके पसंद के वकील से या उसके पसंद के अधिवक्ता से मिलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये अधिकार था। दूसरा क्या है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी में हुए समय को छोड़कर, गिरफ्तारी में जो समय खर्च हुआ और लाने ले जाने में जो समय खर्च हुआ, ठीक है, उसको छोड़कर 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास उसे पेश करना होगा। ठीक है, निकटतम मजिस्ट्रेट से मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी छोटे से गांव से उसे गिरफ्तार किया और पहुंच गए हाई कोर्ट या पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है। जहां भी आपने गिरफ्तार किया उसके निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके पास उसे 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। ठीक है, ये अधिकार अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, और उसका अनुच्छेद 22 का क्लॉज 3 कहता है कि निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार किए हैं तो उसे 3 महीने से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। उससे ज़्यादा अगर आपको पुलिस कस्टडी में रखना है तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाएगी और उस सलाहकार बोर्ड के सहमति पर ही आपका उनका जो समय है वो बढ़ाया जा सकता है। गिरफ्तारी के अनुरोध का जो समय है वो बढ़ाया जा सकता है। ऐसी कंडीशन जब आती है जब बहुत ही खूंखार आतंकी या फिर ऐसे दुर्दांत अपराधी पकड़े जाएं जिनको पुलिस कस्टडी में रखना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए जो नियम बनाए हैं, जैसे यूपी कोका है, अस्फा है ना, और टाडा है, पोटा है, टाडा तो ख़त्म हो गया है, पोटा है, ऐसे कानूनों के तहत जब किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसकी अधिकतम सीमा 3 महीने की होती है और उससे अधिक सीमा अगर बढ़वानी है, समय सीमा अगर बढ़वाना है तो एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया जाता है जिसमें उस सलाहकार बोर्ड में हाई कोर्ट के जज के समकक्ष योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो या हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है। इन लोगों से एक पैनल तैयार होता है, एक सलाहकार बोर्ड तैयार किया जाता है जो उस अपराधी की न्यायिक कस्टडी या पुलिस अभिरक्षा बढ़ाने की संस्तुति करेगी। ठीक है, और उसी के तहत इस समय को आप केवल 1 साल तक यानी 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है। वो भी कैसे? प्रथम बार में 3 महीने, 3 महीने के बाद फिर सलाहकार बोर्ड से संस्तुति लेनी होगी, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने के बाद सलाहकार बोर्ड से संस्तुति लेनी होगी, फिर 3 महीने। इस तरीके से आप किसी भी दुर्दांत अपराधी की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने के लिए आपको 12 महीने से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा और 12 महीने बीतने के उपरांत उसे हथकड़ी लगा के जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके अनुच्छेद 21-22 हम लोगों ने पिछली कक्षा में डिस्कस करा था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23-24 की। ठीक है, और अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, यानी कि शोषण के विरुद्ध
अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 का क्लॉज 1 कहता है अनुच्छेद 23 क्लॉज 1, अनुच्छेद 23 क्लॉज 1 कहता है कि प्रत्येक प्रकार के मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम पर रोक, ठीक है। अनुच्छेद 23 क्लॉज 1 कहता है प्रत्येक प्रकार के मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक है, यानी कि अनुच्छेद 23 का क्लॉज 1 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाता है। अब हम पहले ये जानें कि मानव दुर्व्यापार क्या होता है और बलात् श्रम क्या होता है, ठीक है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि आखिर ये केस है क्या, ठीक है। तो मानव दुर्व्यापार जो होता है, जैसे मान लो मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कि मानव के साथ किया गया दुर्व्यापार, इसमें आपका इस दुर्व्यापार में आपका मानव अंग का जो व्यापार है वो भी शामिल है, देह व्यापार भी शामिल है, मानव के साथ मानव का बेचना, एक दूसरे को मानव व्यापार भी शामिल है ना। जैसे आपने देखा होगा बच्चे बेच दिए जाते हैं, है ना, देह व्यापार होता है, ठीक है, और मानव के अंगों का व्यापार होता है। जैसे मान लो अभी 2014-15 में कलकत्ता वहाँ पश्चिम बंगाल में एक केस पकड़ा गया था। कुछ केस उसमें हुए थे कि जो आदिवासी नहीं कहेंगे उन्हें, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और जो आके रहने लगे बंगाल में, और उनकी आर्थिक स्थिति तो डाउन थी, तो उनसे क्या किया, बहुत सारे लोग जो थे उन लोगों से मिले और उनसे किडनी मांगते थे और 2-3 लाख रुपए में किडनी ले लेते थे और किडनी लेकर बड़े हॉस्पिटलों में 5 लाख 7 लाख में बेच देते थे। तो इस टाइप का जो व्यापार था ये भी मानव दुर्व्यापार में ही आता है। यानी कि मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कोई भी मनुष्य का व्यापार करे, यानी कि मानव अंगों का व्यापार करे, मानव की देह का व्यापार करे, तो वो आपका मानव दुर्व्यापार में आता है, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद आता है आपका बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है, बलात् श्रम जो होता है उसके 2 मीनिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं? बलात् श्रम जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बलपूर्वक काम करवाना, ठीक है, और एक होता है बिना पारितोष दिए श्रम करवाना, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो आते हैं, इसके अंतर्गत आता है मानव व्यापार, देह व्यापार, मानव अंग व्यापार, ठीक है। यानी कि मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है मानव व्यापार, मानव देह व्यापार, मानव अंग व्यापार। ये जितने भी व्यापार होते हैं वो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आते हैं। बलात् श्रम में आता है 2 प्रकार का, एक आता है आपका बलपूर्वक श्रम करवाना और एक आता है बिना पारितोष दिए श्रम करवाने, यानी बिना मजदूरी दिए। पारितोष का मतलब होता है मजदूरी, ठीक है, बिना मजदूरी दिए श्रम करवाना,
ठीक है। ऐसा क्या होता है, बलपूर्वक श्रम करवाने का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी की मर्जी नहीं है कि वो श्रम करे आपके लिए और आप उसे ज़बरदस्ती अपने बल को दर्शाकर यानी बलपूर्वक उससे आपने काम करवा लिया, और फिर भले ही बलपूर्वक काम करवाने के बाद भले ही आपने उसकी मजदूरी दी हो तो भी वह बलात् श्रम के अंतर्गत ही आएगा, यानी कि आप बलात् श्रम के दोषी माने जाएंगे। किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, बलात् श्रम का बलपूर्वक श्रम का मतलब होता है किसी के इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। अगर आपने किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाया और फिर भी उस इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाने के बावजूद भी आपने उसे मजदूरी दी या उसके श्रम का पारितोष दिया तो भी वह बलात् श्रम के अंतर्गत ही आप दोषी माने जाएंगे, ठीक है। और एक है आपका बिना मजदूरी दिए श्रम करवाना, एक ये आपका बिना मजदूरी मतलब बंधुआ मजदूरी जिसे पहले कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि श्रम जो करवाया जा रहा है लेकिन उसकी मजदूरी नहीं दी जा रही है, तो ये दोनों जो आपके श्रम हैं वो बलात् श्रम में आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी का क्लॉज 2 जो होता है अनुच्छेद 23 क्लास 2, अनुच्छेद क्लास 2 कहता है कि राज्य जो है सार्वजनिक प्रयोजनों में, ठीक है, सार्वजनिक प्रयोजनों में बलात् श्रम करवा सकता है और उसे बलात् श्रम की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु बलात् श्रम करवा सकता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में राज्य जो है वो राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, निवास स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 23 क्लॉज 2, अनुच्छेद 23 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु बलात् श्रम करवा सकता है, ठीक है। यानी कि बलात् श्रम का मतलब बलपूर्वक श्रम और बिना मजदूरी दिए हुए श्रम, दोनों श्रम ये राज्य करवा सकता है। किसके लिए? सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, ठीक है। सार्वजनिक प्रयोजन हेतु बलात् श्रम करवा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, निवास स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सार्वजनिक प्रयोजन है तो किसी पिछड़ी जात को लगा दिया और सवर्ण को छोड़ दिया, या सवर्ण को लगा दिया और हरिजन को एससी को छोड़ दिया, या एससी को लगा दिया एसटी को छोड़ दिया। ऐसा नहीं करेगा। या किसी के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि हम यूपी के हैं तो यूपी वालों को छोड़ देंगे और बिहार का कोई है तो उससे काम करवा लेंगे, या राजस्थान का कोई यहाँ रह रहा है तो उससे काम करवाएंगे। ऐसा भी नहीं करेगा। जाति के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर
ऐसा भी नहीं करेगा कि अगर कोई हिंदू है तो उसे छोड़ दिया, मुस्लिम या सिख या ईसाई है तो उसे लगा लिया, या फिर हिंदू है तो उसे काम में लगा दिया और मुस्लिम सिख ईसाई है उसे छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं कर सकता। मूल वंश के आधार पर भी नहीं कर सकता कि वो किस वंश से बिलोंग करता है। अगर वो उच्च वंश से बिलोंग करता है तो वो कार्य नहीं करेगा, निम्न वंश से बिलोंग करता है तो वो कार्य करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। राज्य सीधा सीधा बात है कि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु राज्य किसी से भी बलात्श्रम करवा सकता है। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अनुच्छेद 23(1) और अनुच्छेद 23(2). ठीक है, आगे आते हैं अनुच्छेद 24 में। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अनुच्छेद 23 हो गया। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है वो आपका बाल श्रम पर रोक की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है वो आपकी बाल श्रम पर रोक की बात करता है। बाल श्रम का मतलब हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य या फिर कोई प्राइवेट उपक्रम या सरकारी उपक्रम कहीं भी किसी भी जगह पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य के लिए नियोजित नहीं कर सकता। ठीक है, तो बाल श्रम पर रोक लगाता है अनुच्छेद 24। सॉरी, बाल श्रम है, ये बलाश्रम लिख दिया मैंने। बाल श्रम पर रोक लगाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम पर रोक लगाता है। क्या रोक लगाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य या फिर कोई प्राइवेट संस्था या सरकारी संस्था कोई भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कार्य के लिए नियोजित नहीं कर सकती। यानी 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की उम्र जो होती है वो खेलने, खाने और शिक्षा ग्रहण करने की होती है। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद 24 है बाल श्रम पर जो रोक है, यह आपका किसी भी बच्चे का आत्यांतिक अधिकार है। आत्यांतिक अधिकार से मतलब है कि इसका कोई भी अपवाद नहीं है, ये बिल्कुल ही आत्यांतिक है। ठीक है, आत्यांतिक मतलब जिसका कोई जिसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है,
किसी भी कार्य में आपका जोखिम भरा कार्य भी आता है, ठीक है। तो किसी भी कार्य से मतलब जोखिम भरे कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यह आपका आत्यांतिक अधिकार है। इसका कोई भी अपवाद नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी अपवाद नहीं है। और ये जो आया था, ये केस आया था MC मेहता बनाम तमिलनाडु वाद, ठीक है। इससे संबंधित जो केस है वो है आपका MC मेहता बनाम तमिलनाडु वाद, ठीक है। तो ये रहा था आपका अनुच्छेद 24, ठीक है। अब इसमें कुछ जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो हम नोट करवा देते हैं आपको। पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर करवाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे नोट करके लिख लो। लिखेंगे इसमें अनुच्छेद जो है 23 में दास प्रथा जो है ना, दास प्रथा के स्थान पर मानव दुर्व्यापार शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में दास प्रथा के स्थान पर मानव दुर्व्यापार शब्द का प्रयोग किया गया है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आप लोगों को लिखवा दिया, दास प्रथा के स्थान पर मानव दुर्व्यापार, ठीक है। बलात् श्रम के अंतर्गत नंबर 2 बलात् श्रम क्या क्या माना जाएगा। बलात् श्रम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, 2 प्रकार से माना जाता है, ठीक है। अब इसमें जो आता है कि कैदियों के श्रमिक बिना पारितोष दिए कैदियों से श्रम करवाना, ठीक है। ठीक है, बिना पारितोष दिए कैदियों से, यानी कि जेल में जो कैदी होते हैं उन्हें अगर आप उनसे अगर आप काम ले रहे हैं तो उन्हें भी आपको पारितोष देना पड़ेगा। और अगर आप बिना पारितोष दिए काम करवा रहे हैं तो वो भी आपका बलात् श्रम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इसमें
दूसरा नंबर आता है कि इच्छा के विरुद्ध श्रम करवाना, चाहे श्रम का पारितोष ही क्यों ना दिया जाए। ठीक है, यानी कि भले आप हमें पारितोष दें, लेकिन अगर मेरी इच्छा काम करने की नहीं है और आप फिर भी हमसे अपने बलपूर्वक कार्य करवा रहे हैं, है ना, तो भी वह आपका बलात् श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक केस आया था दुलान सावंत बनाम डिस्ट्रिक्ट हावड़ा। केस था दुलांत सावंत बनाम डिस्ट्रिक्ट हावड़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सार्वजनिक उपक्रम के तहत श्रम करवाता है तो वह बलात् श्रम में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 30, 23 और 24। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें कि जो भी शब्द या जो भी वाक्य आपको समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट करके हमसे पूछ लिया करें। ठीक है, वैसे मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को एक एक शब्द को सही तरीके से व्याख्यायित कर दूँ ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। और अगर नहीं भी आता है तो आप कई बार मेरा वीडियो देखेंगे तो जब 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, और इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद कल मिलते हैं हम अपने टाइम पर। ठीक है, अगली वीडियो लेकर। अनुच्छेद 23-24 हो गया, और कल बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। ठीक है, यानी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।